नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। सीधे रुख करेंगे ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और प्रेस के साथ आप लोगों को आमंत्रित किया है हमने ये बताने के लिए कि कल एक निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के सभी विधायक, विधानसभा के सदस्य, सभी विधान परिषद के सदस्य, बंद कर लीजिए ना आप, विधान परिषद के सदस्य, पार्टी के सभी सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के, सबों को आमंत्रित किया था उन्होंने और सबों से उन्होंने राय लिया, क्योंकि बहुत दिनों से सब लोग तरह तरह से मिलकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिया, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती। पटना में इस समय जेडीयू की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहां का रुख। 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो और चुनाव कराया। 42 सब फिर वापिस आ गया और सब चुनाव हार गया और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। यही तो काम कर रहे थे 2020 में, बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुटभैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, हमारी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए, हम इतिहास बताएं, 2005 में आप कह रहे हैं 2005 में कितना सीट था जेडीयू को? 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव में, तब भी बहुत ज्यादा था, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा। तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बड़े बड़े आरोप इस समय लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। बिहार ने महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान भी दे डाला है। नीतीश ने कहा कि सुशील मोदी अगर सरकार में होते तो ये नौबत नहीं आती। सुन लेते। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती।
और बिहार की इस बड़े सियासी उलटफेर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार, दिल्ली से नीरज पांडे और न्यूज रूम से विकास भदौरिया। प्रकाश, पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, शपथ ग्रहण हो गई और बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं फंसा हुआ है जो मैं आपसे कल से जानना चाह रही हूं कि अब तेजस्वी यादव को क्या पोर्टफोलियो मिलने वाले हैं और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। देखिए, इस बार जो महागठबंधन का स्वरूप है ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 7 दल हैं। 7 दल में अगर लेफ्ट पार्टीज मान भी लें कि वो लोग शामिल नहीं होते हैं, तो फिर भी बड़ा हिस्सा जो है वो आरजेडी के पास जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास ज़्यादा विधायक है। तो ऐसे में जितना भी मंत्रालय होगा, जो पोर्टफोलियोज होंगे, सबसे ज़्यादा आरजेडी के पास। लेकिन यहाँ एक और पेच है, और वो ये है कि महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव इस गठबंधन में आए हैं और नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो महागठबंधन के नेता के तौर पर तो कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के हिस्से में ही आएगी और नीतीश कुमार के हिस्से में मांझी की पार्टी हम रहेगी। तो 2 जगह ये बंटवारा होगा। अब देखना होगा कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या किसको मिलता है। जहाँ तक गृह मंत्रालय की बात है, ऐसी चर्चाएं ज़रूर हो रही कि तेजस्वी यादव मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पार्टी में ये बात हो गई है कि आरजेडी को वो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष की सीट। तो ऐसे में ये देखना होगा कि मंत्रालय है और कितने मंत्री जेडीयू के बनते हैं। तो जाहिर है, क्योंकि जेडीयू छोटा सा जवाब प्रकाश, ये भी जानना चाहूंगी, सब कुछ ठीक है ना महागठबंधन में, मांझी को क्यों आना पड़ा मीडिया के सामने ये कहने के लिए कि साहब जब हम एक थे तब हमारे पास एक पत्ता, अब तो हम 5 हैं, हमें 2 चाहिए। तो सब कुछ ठीक तो है ना? छोटा सा जवाब। देखिए, महागठबंधन की तो शुरुआत अभी हुई है, नींव रखी गई है और जो टारगेट है वो 2024 है। तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटक दल होंगे उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मांझी भले मांगे, लेकिन उनको उतनी ही सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा जितना कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तय करेंगे। ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, शपथ लेते ही सुशील मोदी का जिक्र कर दिया नीतीश कुमार ने, कह दिया कि अगर सुशील मोदी होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे इसको समझें? और ये इतनी जो मित्रता सुशील मोदी के साथ, इतनी जो प्यार आज नीतीश कुमार का निकल कर आया, ये जरा बताइए, इसको कैसे समझा जाए? शुभना, दरअसल सुशील मोदी और नीतीश कुमार लंबे समय तक एक साथ सरकार में काम करते रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई के रूप में। भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बताया जाता है। और यही कारण माना जाता है कि पिछले चुनाव के बाद जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई, सरकार गठन की बात आई, तो सुशील मोदी को पार्टी ने इन्हीं आरोपों के तहत कि ये अपनी पार्टी की कम, सुशील मोदी नीतीश कुमार की ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए उनको सेंटर में लाया गया, उनको राज्यसभा बना कर लाया गया ताकि इन आरोपों को हवा जो दी जा रही है, इन आरोपों को खत्म किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के संगठन से बात की जाए, तो सुशील मोदी के बारे में ऐसी चर्चा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के से ज़्यादा नीतीश कुमार सुनते, और यही कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जितना कंफर्ट जोन में थे सुशील मोदी के साथ, शायद उतना तारकिशोर प्रसाद के साथ या रेणु देवी के साथ नहीं रहे होंगे, और यही रीज़न है कि उनका ये दर्द झलक कर सामने आया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज की देर में भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली से जो निर्णय होते हैं, यानी कि संगठन के लेवल पर जो निर्णय होते हैं, उनको वहाँ इम्प्लीमेंट कराती है, उनको बड़ी पुरजोर तरीके से रखती है। और यही एक कारण भी कि आपस में जो खिंचाव हुई, खासकर आपने देखा हो 1 महीने पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री के बीच में सदन के अंदर बहुत तीखी नोकझोंक हुई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये जो खींचतान हो रही थी, दरअसल एक तरफ से नीरज पांडे, मैं आपको 10 सेकंड के लिए बस रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और वो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। बीजेपी की नेता, यानी बीजेपी से तो निष्कासित कर दिया गया है, नुपुर शर्मा को लेकर जितने भी मामले हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने सभी उन केसेस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए। लगातार नुपुर शर्मा कह रही थी कि उनके लिए मुमकिन नहीं है हर राज्य में जाना, तमाम मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करा दिए गए। अब दिल्ली पुलिस करेगी नुपुर के खिलाफ जांच, मुंबई में दर्ज एफआईआर की भी दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी। यानी सारे के सारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट से आज नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए। निपुण सहगल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। निपुण, क्या कहा कोर्ट ने आज अपने आदेश में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मानना है कि जो अंतरिम आदेश था गिरफ्तारी पर रोक का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ जितने केस हैं जो भी अलग अलग राज्यों में, कुल 10 FIR का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है दिल्ली पुलिस जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है IFSO जो इस तरह के मामलों की गहराई से जांच कर सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर हो कि IFSO जांच करे और अगर जरूरी लगे तो दूसरे राज्यों की पुलिस से मदद ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो FIR रद्द करने की मांग नुपुर ने की थी उस पर हम सीधे कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब इन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है, तो अगर FIR रद्द करवानी है नुपुर को तो वो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती हैं। फिलहाल सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से अब इनकी जांच करे। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण सहगल इस बड़ी जानकारी के लिए। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जितने भी मामले नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज किए गए थे उनको सभी को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों की जांच करेगी। निपुण, मुझे कहा गया है कि अभी मुझे आप ये जानकारी और दे दीजिए कि अब ये जो सारे मामले हैं, जितनी भी FIR दर्ज की गई हैं, उनकी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। यानी देश भर में जहां भी FIR हो वो सभी मामले दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर होंगे और उसके बाद फिर वो यही की कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। सभी मामले, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शोभना आपने, सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जितनी भी FIR है, कुल 10 FIR सुप्रीम कोर्ट को बताई गई थी अलग अलग राज्यों की, सबको दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इसी मामले में यानी 26 मई को जो टीवी कार्यक्रम हुआ था जिसमें नुपुर ने विवादित टिप्पणी की थी, उस पर कोई और FIR भविष्य में दर्ज होती है तो वो खुद ब खुद दिल्ली ट्रांसफर्ड मानी जाएगी, यानी वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो भविष्य में दर्ज होने वाले FIR भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी। दिल्ली पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो SIT का गठन करना चाहे तो करे, दूसरे राज्यों की पुलिस से मदद लेनी है तो ले, लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन अब खत्म हो गया है। सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं और अगर नुपुर शर्मा चाहती हैं कि उन FIR को रद्द कर दिया जाए तो उसके लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देश के किसी और जी निपुण, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले तेजस्वी यादव के लिए सवाल किया था कि चुनाव के दौरान 10 लाख सरकारी नौकरी का किया वादा कब पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया है, सुन लेते हैं। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तो चलिए एक बार हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश पटना से जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे दिल्ली से और न्यूज रूम में विकास भदौरिया मौजूद है। विकास भदौरिया, कहा यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय किया गया है कि चाचा गए 24 और भतीजा पाए 25। या देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी आधार पर यहाँ पर दबाव बनाएगी जेडीयू पर, आरजेडी की, उसके मंत्री ज़्यादा हों। लेकिन आप देखिए गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बहुत कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर उनको मंत्री पद ज़्यादा साझा करने पड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जो जेडीयू और बीजेपी के बीच रार की वजह बन सकती है, शोभना, वो मैं बता दूँ। उपसभापति राज्यसभा में हरिवंश बाबू को नीतीश कुमार ने कल जो सांसदों विधायकों की बैठक हुई थी उसका निमंत्रण नहीं दिया था और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उनको शायद आरसीपी सिंह के खेमे में ही देखते हैं और ये एक बड़ी वजह आने वाले समय में रार की बन सकती है जेडीयू और बीजेपी के बीच। क्या जेडीयू नेतृत्व तो उनको उपसभापति के पद से इस्तीफा देने के लिए कहेगा? तो खबर ये आ रही है अगर ऐसा किया भी जाता है तो हरिवंश जी का ये कहना है कि
जो उनको उपसभापति बनाया है वो एनडीए के तमाम सांसदों ने चुनकर बनाया है। उनके लिए बाकायदा हाथ उठाकर वोटिंग हुई थी राज्यसभा के भीतर। ऐसी सूरत में जब तक एनडीए के नेता या बीजेपी का नेतृत्व तो नहीं कहता है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर जो हरिवंश हैं अब वो जेडीयू के लिए गले की फांस बनने वाले हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का विषय बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर होगी जो अगले कुछ दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच एक रार की वजह बनेगी। बिल्कुल, और आज नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को लेकर भी बयान दे दिया है। अब आप बता रहे हैं कि उपसभापति जो हैं हरिवंश बाबू, उनको लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप मुझे हंसते हुए दिख रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है आपको? ये कुछ जो भी जेडीयू में चल रहा है या जो महागठबंधन का रायता फैला हुआ है, किसको क्या पद मिलेगा, उसी बीच राज्यसभा के उपसभापति को लेकर ये खबर, क्यों हंस रहे हैं आप? देखिए, ये मैंने कल भी बताया था अपने दर्शकों को कि हरिवंश जी के नाम पर किस तरह से चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को फ़ोन किए और उनसे कहा कि वो हरिवंश जी को उपसभापति बनाना चाहते हैं, और ये बात भी नीतीश कुमार को चुभ गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जिसे राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी यह बात बता रहे थे कि बीजेपी डिक्टेट कर रही थी। बीजेपी आरसीपी सिंह को ही मंत्री बनाने को तैयार थी, सिर्फ नाम लेकर के कौन मंत्री बनेगा ये भी बीजेपी ही तय कर रही थी। हाँ। और हरिवंश जी के भी मामले में ऐसा ही बात सामने आया था। नीतीश कुमार ने उस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन जहां तक सुशील मोदी की बात है, तो सुशील मोदी के बारे में जिस वक्त उनको हटाया गया था मंत्रिमंडल से, इनके साथ में नहीं शामिल किया गया था, उन्हें डिप्टी सीएम पद नहीं दिया गया था, उसी वक्त नीतीश कुमार ने कह दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कही थी कि वो मिस करेंगे। यानी वो बीच बीच में फिलर्स भी दे रहे थे कि सुशील मोदी अगर आ जाए तो बात बन सकती है, जिन बातों को लेकर दूरियां बढ़ रही है उस खाई को पाटा जा सकता है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार ने पूरी सरकार गिरा दी, पूरी सरकार गिरा दी, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। ये इशारा पहले ही कर देते तो हो सकता है कि बीजेपी सुशील मोदी को फिर से एक बार बिहार के मामलों में दखलंदाजी देने के अधिकार देती और शायद कुछ बात बनती। और चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने वाले सुनील बंसल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की भी जिम्मेदारी रहेगी। तो सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर, 4 सीटों पर जीत दिलाने का श्रेय उनको दिया जाता है और सुनील बंसल को बीजेपी ने अब बड़ी जिम्मेदारी दी है। विकास भदौरिया का मैं रुख करूंगी, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास भदौरिया। सुनील बंसल को बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उपहार उनको एक तरीके से दिया गया है उनकी मेहनत का। देखिए, बिल्कुल इसको उपहार नहीं कह सकते, हालांकि 3 राज्य हैं, लेकिन ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल जो है वहाँ पर बीजेपी बढ़ जरूर रही है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी जहाँ सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी वहाँ वो बहुत दूर रह गई उससे। उड़ीसा भी 2 बार से मरुभूमि बना हुआ है बीजेपी के लिए, वहाँ पर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वहाँ जीत नहीं पा रहे हैं। तेलंगाना में हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई है और बीजेपी को लग रहा है कि तेलंगाना दक्षिण भारत की एक उर्वरा भूमि उनके लिए हो सकती है, लेकिन ये तीनों राज्य बड़ी चुनौती हैं। सुनील बंसल जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट के खिलाड़ी माने जाते हैं। बूथ स्तर तक उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में उत्तर प्रदेश में और 3 चुनाव जितवाए उन्होंने। 2014 की लोकसभा में काम किया, 2017 के विधानसभा में काम किया, 2019 के लोकसभा में, और चौथा 2022 में विधानसभा फिर जितवाई। लेकिन अब इस जीत को वो क्या रिप्लिकेट कर पाएंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उससे पहले भी तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में इसी साल के आखिरी में, माफ कीजिएगा अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो एक बड़ी चुनौती उनके कंधे पर जरूर डाली गई है, क्योंकि वो चुनाव प्रबंधन के एक मास्टरमाइंड और बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल, और मैं विकास इसको फिर उपहार ही कहूंगी, और इसलिए उपहार कहूंगी कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है ये इस विश्वास के साथ ही दी गई है कि जो करिश्मा उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल ने किया वही इन 3 राज्यों में भी करेंगे। और बता दें हम आपको कि आज शपथ के बाद, बिहार की खबर पर फिर एक बार बढ़ना चाहूंगी आगे, शपथ के बाद नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी से नाराजगी क्यों बढ़ी है और तेजस्वी के साथ क्यों जाना पड़ा। मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी हमला किया और बीजेपी के 2024 में दोबारा लौटने पर शक जाहिर कर दिया। हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था
अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो नरेंद्र मोदी जी को। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुन लिया। उधर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी नीतीश के 2024 वाले बयान पर जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है, उन्होंने ऐसा कहा और यह भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी उसी ताकत से वापस लौटेंगे और बिहार नीतीश मुक्त बनेगा। राकेश जी, मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद कहा है 2024 में हम रहें या न रहें, 2019 वाले कतई नहीं रहेंगे। क्या जवाब देंगे? एक बात तो निश्चित है कि बिहार नीतीश मुक्त बिहार बनने के लिए आगे कदम बढ़ा चुका है। अब नीतीश जी ये मान लें कि न सिर्फ उन्होंने नैतिकता को ताक पे रखा है, बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पे लगा दिया है। जिन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ वे रहकर राजनीति में जो भी उन्होंने योगदान दिया उसे धूल धूसित कर दिया है। और नीतीश कुमार जी ये भूल जाएं कि 2024 में उनका कोई राजनीतिक प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से नई दिल्ली में सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी देश में जन जन के हृदय में बैठे हुए हृदय रत्न हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ऐसा शब्द कहना सूर्य को थूकने जैसा है। भारतीय राजनीति में युग परिवर्तन हो चुका है और मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। नहीं, उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा। मतलब एक बात चल रही है कि वो पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं और विपक्ष एकजुट भी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसकी संभावना है? देखिए, मैं चाहता हूं विपक्ष एकजुट हो जाए और एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा दे। ये वंशवादियों की पार्टी, व्यक्तिवादियों की पार्टी एकजुट हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि वंशवाद बनाम लोकतंत्र, और ये जिसके साथ खड़े हैं वो परिवार के 4 लोगों की पार्टी है। और देखिए, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ेंगे। विकास भदौरिया फिलहाल जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। विकास, ये सियासत भी अजब गजब खेल है। अभी कल तक इतने घनिष्ठ मित्र थे और आज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का जो दौर है वो चालू हो चुका है और सबका जो एजेंडा है वो 2024 है। कोई बिहार की जनता, बिहार के विकास की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए, और ये बिहार की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पर जो सत्ता नशीं होता है वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो ये कहे कि अब हम बिहार के एजेंडे पर हमारे ये विकास के मुद्दे हैं। और जो विपक्ष में जाता है वो भी सत्ताधारी दल को ये कहने लगता है कि साहब हम 2024 में देख लेंगे या 2025 में आपको देख लेंगे, बजाय इसके कि वो जब विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सीधे सीधे सवाल पूछे कि आपने तो 10 लाख नौकरियों की बात कही थी, उसकी बात कर ही नहीं रहे। और देखिए, यही सबसे बड़ी विभीषिका है बिहार की। जाहिर तौर पर देखिए, जो बीजेपी निशाना साध रही है वो इस बात पर साध रही है कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है
और वो 2024 से पहले अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करवाना चाहते हैं विपक्ष का, और इसलिए उन्होंने जो सत्ता बदली, कुर्सी बदली, दूसरे दल के साथ आके इस कुर्सी पे काबिज हुए हैं, उसके पीछे एक महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री पद की। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी बहुत पॉपुलर है, इसलिए इनके लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मूल जो मुद्दे हैं उनसे निश्चित रूप से बीजेपी अभी जो है वो दूर है और सीधे सीधे छींटाकशी नीतीश कुमार पर है। विकास, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, विपक्ष का चेहरा हर कोई बनना चाह रहा है। उधर ममता बनर्जी भी दांव खेल रही हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, वो कहते हैं कि साहब हमारे दावे के अलावा किसी और का दावा हो नहीं सकता, और अब ये नीतीश कुमार भी खड़े हो गए। 2024 मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जल्दी है इन सब चर्चा के लिए, और विपक्षी दल जो हैं वो बस आप समझ लीजिए कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं एक तरीके से मोदी के खिलाफ बोलकर। इसको आप कैसे बताएंगे हमें? शोभना, मैं आपको एक बताऊं, भीतर की जानकारी बताते हैं कि देखिए, आज हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू किया, और प्रशांत किशोर ने जो बातें कही उसमें सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, आरजेडी को निशाने पर लिया, 10 लाख नौकरियों की बात कही। लेकिन पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है, वो लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में, वो लगातार स्टालिन के संपर्क में, वो लगातार केसीआर के संपर्क में, वो लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में, वो अरविंद केजरीवाल के भी संपर्क में हैं। तो देखिए, ये जो पीछे पर्दे के पीछे रह के प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, वो विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और जो सत्ता परिवर्तन पटना में हुआ है उसके पीछे भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल है। आने वाले समय में ये स्थिति धीरे धीरे साफ होगी किस तरह से प्रशांत किशोर ने इन दोनों को इकट्ठा करके 2024 के लिए तैयार किया। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 3 दिलचस्प तस्वीरें दिखी। नीतीश और तेजस्वी ने शपथ ली, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री पद की, और इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए और फिर दोनों गले मिलकर मंच से नीचे उतरे। और जिस सियासत का मैं जिक्र कर रही थी, अभी तक पलटू चाचा कहा जा रहा था, आंत में दांत, ये लालू यादव भी कहते थे, तेजस्वी यादव भी कहते रहे, पलटू राम कहते रहे, अवसरवादी कहते रहे, और आज उन्हीं चाचा के पांव छूते हुए तेजस्वी यादव मंच पर दिखाई दिए। चाचा भतीजे की सरकार एक बार फिर बिहार में आई। तो ये 3 दिलचस्प तस्वीरें आज के शपथ ग्रहण समारोह की आपके सामने, गले मिलते हुए। अभी तक, कल तक जब तक सत्ता में थे, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार चल रहा था, और आज ये गले मिलने वाली नई सियासत, नई पारी शुरू हुई बिहार में। बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की नई पलटी के खिलाफ आज बीजेपी ने बड़ा हल्ला बोला। शपथ ग्रहण से पहले ही सुबह 11 बजे से बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता थे वो बैठ गए और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने नीतीश कुमार को इतिहास की याद दिलाई तो महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश पर गाना गाया। बिहार के लोग ये जान ले कि ये पलटू राम किसी का नहीं है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का, नीतीश कुमार ने लूट लिया पूरे बिहार का। तो आपने गुस्सा देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का, महिलाएं गाना भी गा के अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। और नीतीश कुमार से नाता टूटने छूटने के बाद बिहार में बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब बीजेपी अपने एजेंडे पर अपनी राह चलेगी, और इसकी झलक भी दिखने लगी है। आज बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के नई सरकार पर खूब वार किए, लेकिन इस दौरान हिंदुत्व का एजेंडा भी सबसे ऊपर दिखाई दिया। बिहार में तुष्टीकरण के कारण क्या क्या नुकसान होता था, किशनगंज की स्थिति जाकर देख लीजिए। समाजवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा शायद उनको समझ में नहीं आता है। भारत की अखंडता के लिए घातक है पीएफआई, और जो भारत सरकार के दायरे हैं उसमें हम जांच कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार को पाकिस्तान नहीं बना सकते हैं। हमारा देश का सम्मान है, तिरंगा झंडा हमारा शान है। उस झंडे के अंदर चक्र छाप को हटा करके चांद और तारा का स्टार लगा करके हराने का काम किया, और नई सरकार बनाने का काम किया है कि ये बिहार पाकिस्तान भी बन सके। तो वार पलटवार लगातार जारी है। कल तक जो दोस्त थे आज वो सबसे बड़े दुश्मन है, और यही सियासत है। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।